कि जब न्यूक्लियर हथियार चलेंगे, ये तो जब चलेंगे तब चलेंगे, एक चीज़ है, लेकिन उसके पहले क्या क्या हो सकता है? उसके पहले केमिकल हथियार चलेंगे, उसके पहले हाइड्रोजन बम चलेंगे। हम न्यूक्लियर पावर देश हैं, हमारे बगल में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देश है, यूरोप में देश हैं। तो आप समझें कि हम तो एक बर्बादी के मुहाने पर खड़े ही हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि उससे पहले हमारे पास ऐसे हथियार आ चुके हैं कि कोई भी लड़ाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ये लोग कहते रहे कि अगर आप जितना बढ़ेंगे, नाटो का एक्सपेंशन होगा, वो अमेरिकी विदेश का सबसे बड़ी गलती होगी। और आप रशिया को उकसाएंगे कि उन्होंने पर्सनली ये इंश्योर किया है कि जो मिलिट्री के लोग लड़ रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, घायल हैं या किसी भी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके साथ न्याय हो, रिस्पेक्ट हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से आज की बात पहले आप देखें, जब तक पुतिन वेस्ट के और अमेरिका के ग्रामर में चलते थे, आप बराक ओबामा तक के स्टेटमेंट देखिए, पुतिन की खूब प्रशंसा, तो जॉर्ज बुश हो, बिल क्लिंटन हो, बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो क्या ही कहना। लेकिन जैसे ही पुतिन ने अपनी स्ट्रेटजी, नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। पॉलिटिक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, ये जापान के दो शहर जिन पर अमेरिकी बम वर्षकों ने एटम बम गिराए थे, और तकरीबन दोनों शहरों को मिला लें तो करीब 90,000 लोग मारे गए। उस भयावह तस्वीर को देखकर लोग आज भी कांप जाते हैं। और दुनिया में परमाणु हथियार तो बने हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो फिर चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से लड़ना पड़ेगा। यानी अगर न्यूक्लियर वॉर हुआ तो उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, सभ्यता खत्म हो जाएगी, मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन अचानक इस पर फिर से चर्चा होने लगी, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूसी संसद को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसका आशय यही निकलता है। उन्होंने पश्चिम को चेतावनी दी है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उसने कोई सैन्य हस्तक्षेप नाटो के जरिए करने की कोशिश की तो फिर उनके पास परमाणु हथियार हैं। ये चेतावनी या एक स्थिति का बयान कितना गंभीर है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश केरे जी मौजूद हैं, हमेशा की तरह। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, इसको हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? मीडिया के कई हम देख रहे थे जहां पर ये कहा गया कि ये परमाणु युद्ध की, न्यूक्लियर वॉर की धमकी है। आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि यह धमकी है, यह एक यथास्थिति का बयान है। हाँ। क्योंकि वेस्ट ने यह कहा है कि यूक्रेन की लड़ाई तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि रशिया कंप्लीटली उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि यह जो लड़ाई चल रही है वह रशिया अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है कि भाई नाटो से हमको सुरक्षा चाहिए, रशियन इंटरेस्ट को हमको बरकरार रखना है, हम नहीं चाहते कि रशियन बॉर्डर पर जो है वो नाटो के और अमेरिका के, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के हथियार जो हैं यहाँ तैनात हों। तो उसके लिए यह अस्तित्व का मसला है, और इस बात को उन्होंने छुपाया नहीं है, इसको कैटेगरिकली बोला है। और हमारे सामने तमाम बयान हैं कि जिसमें पश्चिम के नेताओं ने, जिसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल हैं, कि हम कंप्लीट डिसमेंटलिंग चाहते हैं इस रशियन पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन की। तो अब जब बात अस्तित्व की आएगी तो वो तो कहीं भी जा सकती है, तो निश्चित रूप से एक चिंताजनक चीज़ है। लेकिन इसके साथ हमें एक और चीज़ देखनी चाहिए कि जब न्यूक्लियर हथियार चलेंगे, ये तो जब चलेंगे तब चलेंगे, एक चीज़ है, लेकिन उसके पहले क्या क्या हो सकता है? उसके पहले केमिकल हथियार चलेंगे, उसके पहले हाइड्रोजन बम चलेंगे, उसके पहले जितनी ये तमाम मिसाइलें हैं, जैसे आपने जिक्र किया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और अमेरिका तक जो मार कर सकते हैं, यूरोप तो है ही है जद में, फिर यूरोप में फ्रांस, ब्रिटेन भी न्यूक्लियर पावर है, उनके पास भी तमाम तरीके के असलहे हैं, जर्मनी एक अच्छा खासा पावर है। तो
परमाणु हथियार जब चलेंगे तब चलेंगे, लेकिन उससे पहले ही महाविनाश का एक पूरा परिदृश्य हमारे सामने होगा। और तीसरी चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि हिरोशिमा से ज़्यादा बम, बारूद के मामले में वो परमाणु बम थे, लेकिन उससे ज़्यादा बम इजराइल 7 अक्टूबर के बाद गाज़ा पे गिरा चुका है अमाउंट में। तो पहले ही से हमने तबाही के इतने हमारे पास इंतजामात हैं कि शायद न्यूक्लियर वार से पहले ही मामला जो है ख़त्म हो चुका होगा। बिल्कुल, बहुत आपने गंभीर इशारा किया। अगर हम गाज़ा की ओर देखें, तबाही की ऐसी तस्वीरें हैं कि आपका दिल दहल जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि मानव सभ्यता से जो लोग जुड़े हुए लोग हैं वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा लगता है किसी दूसरे ग्रह के लोग हमला कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है। बहरहाल, हम यूक्रेन वॉर के सिलसिले में ये सारा कुछ आया है और जो फ्रांस के राष्ट्रपति उन्होंने एक तरह से ये उकसाना कह दीजिए या जो भी कह दीजिए, उन्होंने ये बात कही कि नाटो को इस्तेमाल करना चाहिए। यूक्रेन वॉर की अभी क्या गुत्थी है? आखिर 2 साल हो गए, मेरा ख्याल है फरवरी 2022 में वो युद्ध शुरू हुआ था। उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि हमारे दर्शकों को अगर आप बता सकते, और आज क्या पहुंचा है, कहां तक मामला पहुंचा? पहली चीज़ तो यह है कि यह लड़ाई 2022 में शुरू नहीं हुई, यह लड़ाई 2014 में शुरू हुई। और उससे पहले जब नाटो ने यह अनाउंस किया था कि हम यूक्रेन को मेंबर बनाएंगे और जॉर्जिया को नाटो का मेंबर बनाएंगे। नाटो की स्थापना 1948-49 में होती है और उसका बड़ा मज़ेदार है। 1 मिनट में इसमें समय लेना चाहूँगा, ध्यान आ गया मुझे कि अभी जो सबसे ताज़ा तरीन जो देश शामिल हुए हैं नाटो में वो है स्वीडन और फिनलैंड। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मामला फिनलैंड का था, जिसकी पृष्ठभूमि में नाटो की स्थापना हुई थी दूसरे महायुद्ध के बाद। हुआ ये कि जब वार ख़त्म हो गया तो जर्मनी का एक हिस्सा जो है वो पश्चिमी देशों के नियंत्रण में आया और एक जो है सोवियत संघ के नियंत्रण में आया, फिर चेकोस्लोवाकिया और इस तरीके से। उसी दौरान सोवियत रशिया ने फिनलैंड के साथ एक समझौता किया। उसमें यह था कि हम सुरक्षा की जिम्मेदारी सोवियत संघ लेगा और इंटरनल मैटर में फिनलैंड की सरकार जैसा चाहेगी वैसा करेगी। तो इसको लेके बहुत सारे देशों में चिंता पैदा हुई कि यह प्रक्रिया, जिसको कि फिनलैंडाइजेशन कहा जाता है, अगर ये बढ़ता गया खासकर पूर्वी यूरोप में, तो ऑलरेडी बहुत सारे देशों में सोवियत इन्फ्लुएंस है, कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस है। तो यह एक उस समय पोलैंड, रोमानिया और ये सारा चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तो लग रहा था कि, और उस समय यूक्रेन सोवियत रशिया का पार्ट था। तो फिनलैंड को भी शायद लेनिन के समय एक आज़ाद होने का अधिकार दिया गया था, कुछ ऐसा। उसमें यह देखिए, फिनलैंड के साथ एक अच्छी बात क्या हुई थी, जो कि अच्छी बात यह रही कि दूसरे महायुद्ध के बाद अभी तक फिनलैंड ने तटस्थ रहने का निर्णय लिया और उसने जो मार्शल प्लान बना था अमेरिका का कि युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका क्या कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने मार्शल प्लान बनाया था। उसको भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने कहा था कि नहीं, हम कर लेंगे और थोड़ी मदद आप कर दीजिए, थोड़ा सोवियत संघ कर देगा। तो वो एक तरीके से तटस्थ रहा था, इंडिपेंडेंट रहा था। लेकिन उसकी त्रासदी द्वितीय विश्व युद्ध में यह है कि पहले फिनलैंड को लड़ना पड़ा नाजी जर्मनी से, फिर नाजी जर्मनी से जब वो हारा तो नाजी जर्मनी के साथ मिलकर फिनलैंड को लड़ना पड़ा सोवियत संघ से, और फिर जब नाजी सेनाएं पीछे जाने लगी तो फिनलैंड को सोवियत संघ के साथ मिलकर नाजियों के खिलाफ लड़ना पड़ा। और फिर जो मैंने कहा फिनलैंडाइजेशन, तो नाटो बनता है। तो जिस पॉइंट पे नाटो की स्थापना का, नाटो थोड़ा बता दिया जाए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य संगठन है पश्चिमी देशों का एक तरह से। उसमें तुर्की भी शामिल है। और यह इसके रिस्पॉन्स में सोवियत संघ ने और उसके से जुड़े हुए जो देश थे उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया 50s में। और इसमें यह था कि एक दूसरे के खेमे के किसी भी सदस्य देश पे अगर दूसरी पार्टी हमला करती है तो सारे मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये इसका मुख्य बुनियादी उद्देश्य संकल्प इसका ये था। तो एक तो हमने देखा कि पिछले 70-80 सालों में कि जिस फिनलैंड से बात शुरू हुई थी वो फिनलैंड अब नाटो का मेंबर बनता है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है
तो अभी मिखाइल गोर्बाचोव जो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे, उन्होंने अभी मरने से पहले जब 30 साल हुए थे 2021 में, तो उन्होंने बहुत गुस्से में इंटरव्यू दिया था, वो दुनिया भर की मीडिया में आया था कि रूस के साथ धोखा हुआ है। कि 91 में जब विघटन हुआ तो रशिया ने ये कहा कि रूस की सुरक्षा की गारंटी क्या होगी, क्योंकि वार्सा पैक्ट तो अब है नहीं, नाटो लेकिन है। तो हुआ कि नाटो को हम पूर्वी यूरोप में एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये वादा दिया गया। और अमेरिका के बड़े बड़े विद्वान, एम्बेसडर रहे लोग, राष्ट्रपतियों के सलाहकार, जिसमें हेनरी किसिंजर शामिल हैं, जॉन केनन शामिल हैं, तमाम लोग हैं। अभी भी प्रोफेसर मेर्साइमर, रोज उनका यूट्यूब पे लोग भाषण सुन सकते हैं। ये लोग कहते रहे कि अगर आप जितना बढ़ेंगे, नाटो का एक्सपेंशन जो होगा वो अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बड़ी गलती होगी और आप रशिया को उकसाएंगे। और उससे क्या होगा, उन लोगों ने अपने तरीके से देखा कि रशिया में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो बाधित होगी, वहाँ पर एक ऐसी नेशनलिस्ट ताकतें उभर के सामने आ जाएंगी जो बहुत ज़्यादा पश्चिम के विरोध में होंगी। और तीसरी कि युद्ध की स्थिति, बड़े युद्ध की स्थिति, क्योंकि जब भी रूस के साथ युद्ध की बात हम कर रहे हैं तो हम न्यूक्लियर पावर, रिसोर्स रिच कंट्री, बड़ा देश, इसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन नेटो ने, अमेरिका ने अपने इस वादे से मुकरते हुए 1991 के बाद लगातार जो है, आज 30 से ज़्यादा देश हैं, तब उन देशों की संख्या 20 से भी कम थी, 12, 14, 16 होते हुए आज वो 30 पार कर रहे हैं। तो जब जॉर्जिया की बात आई और यूक्रेन की बात आई तो 2008 में पुतिन ने जॉर्जिया में थोड़ा सा मिलिट्री एक्शन किया। फिर उन्होंने 2014 में क्राइमिया को लिया, जिसको नोवोरूसिया वो बोलते हैं, जो जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे थे उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि हम वहाँ पे अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और 2014-15 में 2014 में क्या, वो 2010 में वहाँ पर एक कू कराया जाता है यूक्रेन में, इलेक्टेड राष्ट्रपति को हटाया जाता है, पपेट राष्ट्रपति को लाया जाता है। उसके बाद जो रूसी भाषी इलाके हैं, खासकर जो पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है, जो कि बहुत मिनरल रिच, रिसोर्स रिच एरिया है, फैक्ट्रीज हैं, ये आपके परमाणु संयंत्र वगैरह, चेरनोबिल वगैरह सब उसी इलाके में आते हैं। तो वहाँ पे बसे हुए लोगों पे रशियन, यूक्रेनियन मिलिट्री और यूक्रेन के जो नाजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अब यहाँ पे सुनने वालों के रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि अगर उनको ये लगे कि मैं जो बात कह रहा हूँ शायद वो प्रो रशिया है, आप कुछ नहीं करें, आप गूगल करें नाजी इन यूक्रेन BBC, नाजी इन यूक्रेन CNN, नाजी इन यूक्रेन न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब पश्चिम के बड़े मीडिया संस्थान हैं और पश्चिम के हितों को रिप्रेजेंट करते हैं और दुनिया भर में उनकी साख भी है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। उन सब ने रिपोर्ट किया, BBC के बाकायदा उस पर डॉक्यूमेंट्री है कि यूक्रेन में नाजी ताकतें उभर रही हैं और उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, मतलब मिलिट्री में और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जब ये लड़ाई शुरू हुई तो 2014 में बेलारूस में फ्रांस और जर्मनी की गारंटी पे एक समझौता हुआ कि ये लड़ाई बंद की जाएगी, जो रूसी भाषी लोग हैं उनके लिए जो यूक्रेन सरकार देखेगी, उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं, और मामला चलेगा। बाद में जर्मन चांसलर क्या बोल रही हैं हटने के बाद, एंजेला मर्केल, कि वो तो यूक्रेन के लिए टाइम बाई करने का तरीका था ताकि यूक्रेन प्रिपेयर हो सके वार के लिए। तो मामला जब गया तो 2022 जब आया तो अब राष्ट्रपति पुतिन को भी पता था कि अब ये मैटर ऑफ टाइम है कि यूक्रेन को ये लोग मेम्बरी दे देंगे। तो उनको अब उन्होंने किन आधारों पर वो डेट डिसाइड किया, ये अब एक स्पेकुलेशन की बात है, लेकिन उन्होंने ये समझा कि मुझे एक बड़ा जोन बनाना है, बफर जोन, ताकि मैं रशियन इंटरेस्ट को और रशियन लोगों के इंटरेस्ट को, जिसमें कि डोनबास का इलाका, क्राइमिया का इलाका भी शामिल है। तो अभी जो आपने पूछा कि यूक्रेन में स्थिति ये है, पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक फिगर दिया है कि इतने हमारे लोग मारे गए, करीब 44,000 की संख्या उन्होंने दी है। लेकिन मैं चाहे रूस बोले कि कितने लोग मरे हैं या यूक्रेन बोले, तो हम जानते हैं कि युद्ध की स्थिति में लोग सही आंकड़ा देते नहीं हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूक्रेन में जान माल की भारी क्षति हुई है। 20% के आसपास का इलाका अब रसिया का हिस्सा है। और लोग जो जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, जो मिलिट्री स्ट्रेटजी को समझते हैं, उनका आकलन ये है कि और 20-22% जमीन जो है वह रशिया वो करेगा ताकि उसका एक बड़ा बफर जोन बन सके। मतलब यूक्रेन के लगभग 40, 42, 45% हिस्से पे
रशिया जब तक काबिज नहीं होगा तब तक ये वो मिलिट्री एक्शन रोकेगा नहीं। एक लास्ट पॉइंट ये, इस युद्ध से पहले अगर हम रूस को छोड़ दें तो यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश था भूगोल के हिसाब से। आज वह दूसरे स्थान पे चला गया है और लोग ये मान रहे हैं कि ये चूंकि वार ऑफ एट्रिशन, मतलब ये वार अलग अलग तरीके से होते हैं। एक तो मतलब क्यों हुआ, आप गए और आपने पूरी तबाही मचाई, जैसे बगदाद में हुआ था, हाँ, चले आए और चले आए। लेकिन ये होता है वार ऑफ एट्रिशन की मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, आपके पास कम है, तो मैं धीरे धीरे लड़ाई लड़ता रहूँगा ताकि आपको अंदर से मैं खोखला करता जाऊँ। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रूसी राष्ट्रपति की ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। यूरोप के कई सारे बड़ी इकोनॉमी जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये लोग इकोनॉमिक इनकी स्थिति खराब है, कुछ तो मंदी में है। ब्रिटेन में जीवन स्तर जो है वो 50 साल के सबसे निचले स्तर पर है और उनके पास अब हथियार नहीं है कि वो यूक्रेन को उपलब्ध करा और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बात कही भी है कि उनके पास हथियार नहीं है, कम है और उन्हें हथियार दिए जाए। कुल मिला के लगता है कि पश्चिम इसमें फंस गया है और सैंक्शन वगैरह लगाने का भी बहुत फायदा नहीं हुआ है। ऐसे में जब फ्रांस के राष्ट्रपति साहब ये कहते हैं, मैक्रोन साहब, कि हमें सैन्य हस्तक्षेप के बारे में सोचना चाहिए, तो क्या ये पश्चिम की कोई अगली रणनीति का एक संकेत है कि बस ये बहुत एक लूज टॉक है? आपको क्या लगता है? देखिए, पश्चिम के साथ, खासकर यूरोप के साथ एक दुखद बात यह है कि आज उनके पास यह कोई भी देख सकता है। आपने देखा ब्रिटेन में कुछ ही सालों में कितने प्रधानमंत्री बदल गए। आप देख रहे हैं कि जर्मनी, फ्रांस और भी कई देशों में जो वहाँ के नेताओं की जो लोकप्रियता है वो बहुत निचले स्तर पर है। एक तो ये, दूसरी चीज़ कि जैसे हमने कहा कि अर्थव्यवस्था सब जगह गड़बड़ हो रही है। तीसरी चीज़ कि मैक्रों को यह बोलने का उनका मतलब क्या था? क्या उन्होंने बिना सोचे बोल दिया? क्यों? क्योंकि उनके बोलने के साथ ही अमेरिका ने, नाटो ने और कुछ देशों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक सिर्फ स्लोवाक प्रेसिडेंट ने बोला था कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ कि ये नाटो या अमेरिकी फ़ौजें या फ्रांसीसी जर्मनी फ़ौजें उतरें या न उतरें, लेकिन ये लोग एक और बड़ा खतरा ले रहे हैं। ये F-16 जो लड़ाकू विमान है वो जा रहे हैं यूक्रेन में, और नाटो के चीफ ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा है कि यूक्रेन को अधिकार है कि वो रूस के भीतर हमला करे। अभी तक आपने देखा होगा कि रशिया जहाँ जहाँ लड़ाई चल रही है और कुछ स्ट्रेटजिक या मिलिट्री ठिकानों के अलावा रशिया ने लार्जर यूक्रेन में रिहायशी इलाकों पे सरकारी जो कार्यालय हैं, खुद प्रेसिडेंशियल पैलेस या आसपास का इलाका है, विश्वविद्यालय हैं, अस्पताल हैं, इनको निशाना नहीं बनाया है। कहीं एक आध जगह कहीं अस्पताल पे कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन आमतौर पे नॉर्मली ये पॉलिसी नहीं है, ये नहीं है अभी तक, कम से कम हुआ नहीं। और यूक्रेन भी ये नहीं कह रहा है, यूक्रेन भी ये नहीं कह रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कल को आपने F-16 दिया, F-16 चलाने वाला पायलट जो है वो कोई भी ढंग से ट्रेंड यूक्रेन के पास नहीं है। आप जल्दीबाजी में 2 हफ्ते, 1 हफ्ते, 1 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वह पता नहीं अंदर जाके रूस में किस तरीके के टारगेट को ये करे, और रशियन पब्लिक ओपिनियन प्रेसिडेंट पुतिन को इस बात के लिए बाध्य करे, या प्रेसिडेंट पुतिन पब्लिक ओपिनियन की आड़ लेके और रूस पे कोई, यूक्रेन पे कोई बड़ा हमला कर दें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बिल्कुल। और आखिरी चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, खुद फ्रांस के राष्ट्रपति का जिक्र आया तो कुछ समय पहले क्या हुआ कि अब चूंकि रशियन तेल सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, वो तो चीनी, भारतीय कंपनियां, कुछ कंपनियों के हिसाब से मिल रहा है, लेकिन महंगा है। अमेरिका और नॉर्वे जो हैं वो फ्रांस को और कई देशों को कुछ सप्लाई कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने नॉर्वे को और अमेरिका को एड्रेस करते हुए पब्लिकली बोला है इस बात को कि आप लोग इतना महंगा हम लोगों को तेल बेच रहे हैं, यह तो दोस्ती नहीं हुई। मतलब अमेरिका जो है यूरोप को फंसा भी रहा है एक रूस के पावर को कमजोर करने के लिए, जो कि नाटो ने स्टेटमेंट दिया है, पिछले साल का स्टेटमेंट है कि पहली बार उन्होंने चाइना को भी एनिमी या उस सेंस में प्लेस किया है। उसमें यह भी लॉजिक एक है कि इनका रूस के साथ क्लोजनेस बढ़ रहा है। तो अमेरिका के प्रॉक्सी वार को यूरोप लड़के अपना नुकसान कर रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 कि अमेरिका उसका
फायदा उठाने से भी बाज नहीं आ रहा है। मतलब उसमें वो धंधा भी कर रहा है, धंधा मुनाफा भी कमा रहा है। लेकिन पूरा जिस तरीके से हम देख रहे हैं रूस में खासतौर पर व्लादिमीर पुतिन का जो ताकत है, और वेस्ट क्यों चाहता है कि पुतिन का शासन खत्म हो और वो हटे वहाँ से, ये जो पूरी कोशिश है इसके पीछे क्या है? देखें, चाहे जो भी कारण रहे हों वो कभी हम लोग चर्चा करेंगे जब सोवियत संघ का विघटन होता है। तो आपने देखा होगा कि 4-5 साल बहुत बुरी स्थिति, जी जी, ब्रेड के लिए लंबी लंबी लाइन, ब्रेड और मांस जो कि बेसिक चीज़ें थी, और बाकी तो आप छोड़ ही दें, हॉस्पिटल और एजुकेशन। तो जब पुतिन आते हैं तो थोड़ा सा समय लेते हैं और धीरे धीरे, आज देखिए रशिया जो है उसके पास सोने का जो उसका रिजर्व है, उसका जो कर्जा है, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे जीडीपी के रेशियो में, वो कर्जा जो है 20-22% के ऊपर है। आप समझ सकते हो, कोई उसकी देनदारी नहीं है। 2023 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उसने कहा कि सिर्फ दुनिया के 3 देशों में ढंग से रियल टर्म में मजदूरी बढ़ी है 2023 में। एक मैक्सिको, दूसरा चाइना और तीसरा रशिया। रशिया यूरोप में आज के डेट में, जबकि वो वार में है, रशियन इकोनॉमी, आप वर्ल्ड बैंक कहीं भी चेक कर सकते हैं, ये पब्लिक डोमेन की बात है, रशियन इकोनॉमी यूरोप में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनी हुई है। जबकि वॉर में है, जबकि वार में है, सैंक्शंस हैं, उसको अपना तेल और गैस जो है वो कम पैसे में देना पड़ रहा है। अभी उसने गैसोलीन पे अभी वो किया है, पाबंदी लगाई है कि एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी ज़रूरतें हैं, क्योंकि जब लोगों की आमदनी बढ़ती है तो घरेलू खपत डिमांड भी तो बढ़ेगी, तो उन चीज़ों को करने के लिए उन्होंने रोका है। दूसरी चीज़ कि उन्होंने पर्सनली ये इंश्योर किया है कि जो मिलिट्री के लोग लड़ रहे हैं, जो शहादत दे रहे हैं, घायल हैं, या किसी भी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनके साथ न्याय हो, रिस्पेक्ट मिले। तो इन सब चीज़ों की वजह से, और खासकर जब डोनबास के इलाके को, डोनेस्क के इलाके को उन्होंने एनेक्स किया, तो रशिया में ये हुआ कि ये हमारे जो भाई थे, उनको प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के, क्योंकि क्या क्या हो सकता था, आपने वार लड़े, आप वार में आप हार सकते थे, पीछे हटना पड़ सकता था। दूसरा ये होता कि आपकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो जाती, और तीसरा ये हो सकता था कि लोग कहते कि फालतू के पचड़े में हमको क्यों पड़ना है, और आपने हमको फंसा दिया, आप कटिए। तो प्रेसिडेंट पुतिन न सिर्फ, और इसीलिए मैं कहता हूं कि उनके इस तर्क को मानने का आधार बनता है जब वो ये कहते हैं कि हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना भी सब कुछ दांव पे लगाया हुआ है। वो सबसे ज़्यादा सैंक्शन कंट्री है आज के डेट में। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से, कि वार के फ्रंट पे भी आप अच्छा कर रहे हैं, आप इकोनॉमी में भी अच्छा कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो गिने चुने देशों के अलावा किसी ने रशिया पे प्रतिबंध नहीं लगाया। पूरे अफ्रीका में कोई नहीं है जिसने प्रतिबंध लगाया, और पूरी लैटिन अमेरिका में कोई नहीं है। एशिया में जापान और सिंगापुर है। तो आप समझिए कि दुनिया की 80% 90% आबादी जो है वो, और वो लोग कह रहे हैं, वो देश कह रहे हैं, इंक्लूडिंग भारत, कि भाई हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे, ये आपका प्रॉब्लम है, हमको क्यों इसमें फंसा रहे हो। तो आज प्रेसिडेंट पुतिन की जो स्थिति है, अगर हम पॉलिटिकली कहें उनके अपने देश में, तो पिछले चुनाव से कहीं बेहतर है। और इसीलिए बेहतर है कि उन्होंने अपने आप को भी अगले मोर्चे पर रखा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कि चलो भाई तुम लोग लड़ लो, हम पीछे से हैं। वैसे भी वो पूर्व केजीबी एजेंट हैं। केजीबी यानी रूस की जो खुफिया एजेंसी है, उसके वो कभी एजेंट हुआ करते थे सोवियत दौर में। और देखें कि यूक्रेन फूड बास्केट तो था ही यूरोप का या दुनिया के लिए, वह खनिज संपदा के उस पर बैठा हुआ, खजाने पे, उस पर भी पश्चिम की निगाह है। और रूस तो दुनिया का सबसे ज्यादा संसाधन संपन्न देश है। तो किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो क्यों पश्चिम ये चाहेगा कि मेरे वर्चस्व के, मेरे दायरे से बाहर कोई बड़ी महाशक्ति, क्योंकि कभी रूस महाशक्ति रहा है, और सिर्फ यूएसएसआर के समय महाशक्ति नहीं रहा है, वो जारों के जमाने में भी रहा है, चाहे पीटर द ग्रेट हो, चाहे कैथरीन द ग्रेट हो, अलेक्जेंडर हो, तो पूरा उसकी एक हिस्ट्री है।
और हिस्ट्री नहीं है। अगर हम कुछ अचीवमेंट्स की बात करें, मंगोलों के साथ किसने लड़ाई लड़ी ढंग से, नेपोलियन से किसने लड़ा, हिटलर को किसने रोका, तो ये रशियन पीपल की हिस्ट्री है। तो वे अगर केओस में रहें, वे अगर परेशान रहें, बदहाल रहें, तो वेस्ट के लिए अच्छा है। और वेस्ट की एक दिक्कत है, और ये बात मैं कोट करूंगा, प्रेसिडेंट येल्सिन और प्रेसिडेंट पुतिन के दोनों के एडवाइजर रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं, मैं नाम बोल रहा हूं उनका, कि पश्चिम को बिना दुश्मन के रहना आता ही नहीं है। तो जब उसके सामने कोई दुश्मन नहीं होता है तो वो दुश्मन गढ़ता है, वो दुश्मन बनाता है और फिर लड़ाई लड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा का हिसाब मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का है। ये जो हम लोग रोज न्यूज़ में सुन रहे हैं कि यूक्रेन को बिलियंस और बिलियंस डॉलर्स जा रहे हैं, ये यूक्रेन को नहीं जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है, ये जा रहे हैं हथियार कंपनियों को, अमेरिका और यूरोप को। तो इसीलिए नहीं चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स। और ये चीज़ें तो इन लोगों ने ओपनली, आप आज की बात नहीं, पहले आप देख लें कि जब तक पुतिन वेस्ट के और अमेरिका के ग्रामर में चलते थे, आप बराक ओबामा तक के स्टेटमेंट देख लीजिए, पुतिन की खूब प्रशंसा, चाहे जॉर्ज बुश हो, बिल क्लिंटन हो, बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो क्या ही कहना। लेकिन जैसे ही पुतिन ने अपनी स्ट्रेटजी ये की, और जब इन्होंने एल्सिन से क्यों इतना प्रेम है, एल्सिन ने नाटो एक्सपेंशन पे कुछ बोला ही नहीं, चुपचाप रह गए, क्योंकि उनकी स्थिति भी हमने सुना है कि लेकिन शुरू में खुद पुतिन भी चाहते थे कि नाटो का हिस्सा बना लीजिए रूस को, ऐसी कोई बात थी? नहीं, वो ये कह रहे थे कि इनफैक्ट 2008 में उन्होंने एक और चीज दी थी कि एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हम लोग बनाएं अमेरिका के साथ बातचीत करके, कि जो न सिर्फ यूरेशिया में बल्कि पूरी धरती के लिए एक वो आधार बने कि बिना मतलब के युद्ध, अभी देखिए 40 जगहों पे कुछ ना कुछ खटर पटर चल रहा है, तो उस पर रेस्पॉन्स भी नहीं आया। और पीछे इन्होंने क्या अफवाह उड़ा दी कि पुतिन जो है वो परमाणु हथियार अंतरिक्ष में ले जा रहे हैं, पूरा अफवाह। फिर इन लोगों ने ये कहा कि जब ये युद्ध चल रहा था कि हथियार डिप्लॉयमेंट, आप अपने ज्योग्राफी से बाहर हथियार किसी देश में रख लिया, कुछ कर लिया, तो पिछले साल रशिया उस ट्रीटी से बाहर आ गया। तो लोगों ने कहा कि देखो रशिया क्या कर रहा है। तो रशिया ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, आपने तो पूरे यूरोप के अंदर नाटो फोर्सेज रखी हुई हैं। जैसे उदाहरण के लिए टर्की में नाटो की जो फोर्सेज हैं वहाँ पे परमाणु हथियार भी रखा हुआ है, तो आप हमको, अब फिर इस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं है, सिंपल पश्चिम का जो वर्चस्व रहा है द्वितीय महायुद्ध के बाद, और खासकर जब सोवियत संघ के विघटन के बाद जब स्थिति बनी है, उस यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन उधर एक तरफ चीन का अड़ंगा आ गया, दूसरी तरफ रशिया का अड़ंगा आ गया, तीसरी तरफ भारत, सऊदी अरब, कतर जैसे मिडिल पावर्स जो है उभरने लगे। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि न सिर्फ रूस यूक्रेन संकट है हमारे सामने, बल्कि दुनिया भर में वेस्ट अफ्रीका में क्राइसिस देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं, और भी कई जगहों पे। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आता, एक ज़माने में परमाणु निशस्त्रीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा था और तमाम देश इस बारे में बात भी करते थे, और ये माना जाता था कि धीरे धीरे परमाणु हथियार से जो खतरा है उसको हमें ख़त्म करना है। उस दिशा में तो कुछ नहीं हो रहा है, उल्टा ये हो रहा है कि हम मौका है तो चला भी सकते हैं। तो ये जो बदलाव आया है, ये किस चीज़ का द्योतक है? आप देखिए, जब आप कोई भी एक विश्व व्यवस्था है संतुलन में नहीं है, एक नॉर्मल, मेरी जो समझदारी ये कहती है कि अगर मोहल्ले में एक पावरफुल आदमी सिर्फ रहे तो यह बैलेंस नहीं है, क्योंकि बाकी लोग इसलिए चुप हैं क्योंकि डर रहे हैं। मोहल्ले में अगर 2, 4, 5 ताकतवर लोग हों, भले लोग हों, समझदार लोग हों, तो आप बैलेंस कर सकते हैं। कोई क्राइसिस आए तो आप बैठ के चीज़ें तय कर सकते हैं। तो यह जो संकट है सिर्फ न्यूक्लियर का ही संकट नहीं है। जैसे कोई कुछ नहीं सुन रहा, जैसे लाल सागर में आप देख रहे हैं संकट, उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा, बल्कि कुछ लोग पहुंच गए लेके असलाह कि हम हुथीज को रोकेंगे। हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मन नेवी ने एक रॉकेट छोड़ा, मिसाइल। किसके अगेंस्ट? गलती से उसने अमेरिकी ड्रोन के अगेंस्ट में वो किया, लेकिन ड्रोन क्यों नहीं गिरा? क्योंकि मिसाइल मिसफायर हो गया।
अभी आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर सबमरीन का ब्रिटेन में एक्सरसाइज चल रहा था, वो गलती से मिसाइल छूट गए, मतलब मिसफायर हो गए और वो पनडुब्बी के आसपास गिरे। अगर वो गलती से पनडुब्बी पे गिर गए होते तो हम न्यूक्लियर संकट देखते। तो एक तो कोई विश्व व्यवस्था नहीं है। अफसोस की बात है कि हमारे समय में एक तो ये जो फर्क बढ़ गए हैं, चीन अलग है, भारत या साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब जैसे देश हैं वो अपने इंटरेस्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, फिर रशिया का अपना तरीका है, अमेरिका का, नाटो का अपना है। तो इसमें कहीं भी सामंजस्य नहीं है। लोग सिक्योरिटी काउंसिल में आप देख रहे हैं कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, यूनाइटेड नेशन में कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। लोग अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे मिल भी रहे हैं तो बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि सब कोई अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन जहाँ तक न्यूक्लियर की मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए मुझे ध्यान आता है एक पत्रकार ने पूछा था बराक ओबामा से कि सर मिडिल ईस्ट में क्या कोई ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है? वो सवाल को खा गए। फिर उसने पूछा, लेडी थी तो वो थोड़ा रिस्पेक्ट भी कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से इजराइल शब्द नहीं निकला। अब आप कहेंगे कि भाई नॉर्थ कोरिया को आपने चारों तरफ से बंद किया हुआ है और आपने मिलिट्री ठिकाने बनाए रखे हैं साउथ कोरिया में और जापान में, बाकी और जगहों में तो वहीं है, ताइवान में, बगल में फिलीपींस में बेड़ा रखा हुआ है। तो वो क्या करेगा? तो उसने भी कहा लाओ भाई बम बनाएंगे। आप इजराइल को बम से नहीं रोके तो आप ईरान को फिर कैसे रोकेंगे? अभी सऊदी अरब ने चीन से कहा है कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाइए जरा, हालांकि हथियार नहीं है, वो बिजली के लिए बना रहा है, लेकिन तकनीक तो हो गई, आ गई ना। और चीन की वहां तक पहुंच, सबसे बड़ी बात यह है। तो अभी स्थिति ये है कि जो इन्होंने यहाँ पे बात को मैं कंक्लूड करूँ कि राष्ट्रपति ने जो पुतिन ने जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज बात करने के लिए तैयार हूँ अमेरिका से, लेकिन आपको ये हेठी छोड़नी पड़ेगी कि मैं रूस को का कंप्लीट डिसमेंटलिंग चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति पुतिन को पद से हटाना चाहता हूँ। तो फिर बात ही नहीं होगी जब आप पहले ही से शर्त रख देंगे तो। और एक पॉइंट और मैं जोड़ूं कि बेलारूस जो उस इलाके में यूक्रेन पोलैंड की सीमा पे बसा हुआ देश है और द्वितीय विश्व युद्ध में उसकी बड़ी शानदार भूमिका रही वहाँ के लोगों की, वो रशिया के साथ उनका बहुत क्लोज रिलेशन है। उन्होंने अपने संविधान में पिछले साल बदलाव किया, बोला कि उस संविधान में उन्होंने लिखा था कि हम ये परमाणु बम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जबकि बेलारूस यूएसएसआर का ही पार्ट था। लेकिन उन्होंने संविधान में बदलाव ही नहीं किया, बल्कि रूस से वो व्यवस्थाएं वहाँ पे करवा ली हैं कि मिनटों के अंदर वहाँ पे न्यूक्लियर हथियार जो है डिप्लॉय हो सकते हैं। तो अब बताइए कि ताइवान में आप इस तरीके से करेंगे, चीन के दरवाजे पे खड़े होकर आप वहाँ पे अपनी मांसपेशियाँ दिखाएंगे, तो वो भी तो अल्टीमेटली सोचेगा ना यार अब कुछ नहीं होगा तो मैं भी अपना न्यूक्लियर वाले मामले में थोड़ा तेल मोबिल डाल कर रेडी रखूँ उसको। नॉर्थ कोरिया आप देख रहे हैं कि लगातार वो कर रहा है, 80% से ज़्यादा काम जो है ईरान कर चुका है। हम न्यूक्लियर पावर देश हैं, हमारे बगल में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर देश है, यूरोप में देश हैं। तो आप समझें कि हम तो एक बर्बादी के मुहाने पे खड़े ही हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि उससे पहले हमारे पास ऐसे हथियार आ चुके हैं कि कोई भी लड़ाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो बहुत मामला बिगड़ जाएगा। बिल्कुल, अगर कोई भी लड़ाई बढ़ी, और जैसा आपने बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो देश हैं, उधर चाइना है, ईरान के बारे में आप बता ही रहे हैं, इसराइल के बारे में सब जानते हैं, लेकिन सबको ये लगता है कि दूसरे के पास जो परमाणु हथियार हैं वही खतरनाक हैं, इसलिए इसराइल के बारे में कोई चर्चा नहीं होती और ईरान के बारे में बहुत चर्चा होती है। लेकिन असली बात यह है कि परमाणु हथियार पूरी दुनिया के लिए, मनुष्य जाति के लिए एक खतरा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं चले और कोई बच जाए। अगर युद्ध जहां भी होगा वो शायद फिर मानव जाति के खात्मे की ओर ही जाएगा। ये खुद ही हमने बनाया, मनुष्य ने इसका इजाद किया, एक ऐसा संहारक हथियार जो अगर चला तो उसके बाद फिर कुछ बचना नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी सद्बुद्धि आए दुनिया की सभी महाशक्तियों को कि कैसे इस खतरे को वो टाल सकें, और कम से कम इस तरह के धमकी वाले बयान तो नहीं आने चाहिए, और किसी को ये मौका मिले कि साहब हम भी चला देंगे और हमारे पास भी है, तो ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। क्योंकि अभी भी अगर आप जो कक्षा 6-7 की किताबों में भी आपको हिरोशिमा और नागासाकी की वो तस्वीरें मिल जाएंगी।
आप कल्पना करिए कि उनसे हजारों गुना ज्यादा तबाही हो सकती है। तो क्या आप आने वाले दिनों में अपने बच्चों के लिए कोई पृथ्वी नाम का ग्रह छोड़ के जाएंगे, या फिर इसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी? ये सबके सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। आप पॉलिटिक्स से जुड़िए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि तमाम गंभीर प्रश्नों पर, खासतौर पर ये जो कार्यक्रम है जो विदेशी मामलों से ज़्यादा इसका ताल्लुक है, उस पर हम और भी गंभीर चर्चा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।